हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेई मेन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैंने जो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वो जेई एडवांस पैटर्न के हैं। कुछ इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं और कुछ स्टेटमेंट डिज़ाइन। मैंने इसमें कंप्रीहेंशन ऐड नहीं किया है, मैट्रिक्स मैचिंग ऐड नहीं किया। नॉर्मली मैंने पैटर्न, सिंगल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चनों की अप्रोचिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो। सो बच्चों, क्वेश्चन आंसर राउंड की शुरुआत करते हैं। चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अच्छा देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 ओके एंड H2H2O8 आर रिस्पेक्टिवली। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढने बोला है। देखो समझो, अगर मैं बात करूं H2SO5 की, यही तो है बिल्कुल। अब किसका ढूंढना है? सल्फर का ढूंढना है। बहुत अच्छी बात है। जिसका ढूंढना होता है उसका x मान लो। हाइड्रोजन का सबको पता है +1 होता है ना, +1 × 2 + x। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 ही तो होता है। वैलेंसी के टर्म्स में लिखते हैं ना। चलो 5 बार है तो -2 × 5, यानी क्या हो जाएगा? 2 + x - 10 = 0। x = -8, x - 8 = 0 एंड x = क्या आ जाएगा बच्चों? +8। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब जो दूसरा है H2H2O8 है, बिल्कुल। तो दूसरा अपन लिख लिए H2H2O8। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब मैं बात करूं, सल्फर है। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 × 2। सल्फर का कितना होता है? x 2 बार है तो क्या लिखेंगे? 2x + -2 × 8 = 0। दैट इज 2 + 2x - 16 = 0। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? देखो तो बिल्कुल। 2 - 16 = 14 हो जाएगा। 2x - 14 = 0। x = 14/2 = +7। अच्छा, एक का आया +8, एक का आया +7। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने ऑप्शन पे टिक कर दिया नन ऑफ द अबव और घर आके खुश हो गए। एम आई राइट? बिल्कुल सर। अब आप एक चीज़ चेक नहीं किए कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही हो सकता है, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2, 8 और 6। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही तो लूज़ कर सकता है। आउटर मोस्ट में 6 ही तो हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 6 हो सकता है, 8 तो हो ही नहीं सकता। यानी दादा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है उस चीज़ को समझो। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो समझ जाना इस केस में पर ऑक्सी लिंकेज होते हैं। पर ऑक्सी लिंकेज मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह का तुमको लिंकेज दिखेगा। या तो सल्फर है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। जब परऑक्सी लिंकेज हो, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट लिंक करे, तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं -1 लेते हैं। याद रखना इस केस में। यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, +6 से ज़्यादा है, तो यानी इसमें कहीं ना कहीं परऑक्सी लिंकेज है। सिमिलरली यहाँ +7 है, यानी मैक्सिमम से ज़्यादा है, यानी यहाँ भी क्या है? पर ऑक्सी लिंकेज है। इस पर ऑक्सी लिंकेज के चलते ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीजन पर ऑक्सी लिंकेज में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जैसे H2SO5 अगर मैं बनाऊं तो भैया इस तरीके से बना दिया, देन O देन H2O5 है, देन OH। क्लियर? यहाँ पे एक और लगा दिया O और H। काउंट करके एक बार मैं देख लूँ कितने हो गए। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड 5 ऑक्सीजन। अब देखो इन तीनों का होता है -2 और इन दोनों का होता है -1। तो मैं इसको कैसे, बाद में इसका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से बताऊंगा जो हमारा चैप्टर आएगा सल्फर में, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? x हाइड्रोजन का तो होता है +1 × 2, सल्फर का होता है x
3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका -2 है, -2 × 3, 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -1 है, -1 × 2 = 0, मॉडिफाइड कर दिया। 5 इसमें यहाँ पे क्या लिखा था, 5 के -2 थे, यहाँ पे 3 के होंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + x - 6 - 2 = 0, ये और ये कैंसिल, x = क्या आ गया +6। याद रखना एक चीज़ मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूं, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट लिंकेज है, क्योंकि सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, सल्फर सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन बुक में क्या करते हैं डबल बॉन्ड दे देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा यहाँ मॉडिफाइड कर दिया। तो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है। सिमिलरली अगर मैं H2H2O8 की बात करूँ, ये वाला, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, परऑक्सी लिंकेज हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं लिख देता हूँ OO, ठीक है, देन यहाँ पे भी आप इस तरह से S, यानी यहाँ पर भी आपको परऑक्सी लिंकेज दिखेंगे। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो अगर इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पे डाल दो O, यहाँ पे भी O, और यहाँ पे मैंने OH डाल दिया, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी OH डाल दिया। अब काउंट करके देखो तो कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत अच्छा। ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, -1 -1। बाकी इन ऑक्सीजनों के क्या होंगे, -2 -2 -2 -2 -2 एंड -2। 6 ऑक्सीजन के -2 और 2 ऑक्सीजन के -1, मॉडिफाइड करके देख लें। चलो x + 2x, सॉरी हाइड्रोजन का कितना, H2H2O8 है ना, हाइड्रोजन का +1 × 2, H2 मतलब 2x, 6 के क्या हो जाएंगे, -2 × 6 +1 × 2 = 0। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? 2 + 2x - 12 + 2 = 0, प्लस है ना, या -1 लेंगे हाइड्रोजन का तो -2 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2x = 12, x = 12/2 = +6। देखो मॉडिफाइड करके आ गया। तो कभी भी जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होता है उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं निकलता। ये आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में भी पढ़ोगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ भी इंक्लूड कर दिया ताकि थोड़ा बहुत आपको और आ जाए। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये होगा +6 इन बोथ, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। चाहे फास्फोरस का हो अलग होगा, फास्फोरस का +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हर एक चीज़ें आपको गिवन होगी, तो इस चीज़ को ध्यान से अगर देखोगे बच्चों तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो है बी ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस पार्ट एंड विल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ चलते हैं। Now, what is the question number 2? Wait for a moment. थोड़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, आई होप सो। थोड़ा आप देखें इसको, इट्स नॉट प्रॉपरली वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार देखो, इन अ कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3, जो कंपाउंड है वो टाइप कैसा है आपका, ECl3 का टाइप है। ध्यान से समझना, ECl3। ओके, इट इज गिवन हियर वेयर E = BPAS, यानी E जो है यानी B है, यानी क्या कंपाउंड है, BCl3 है, PCl3 है, AsCl3 है एंड BiCl3 है। ठीक है, तो बोलता है कि बोलो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा इन सब में। चलो ये तो आ गया समझ में। अच्छा एक चीज मैं देख लूं, PAS और BI, PAS एंटीमनी, बिस्मथ और नाइट्रोजन, ये कौन से फैमिली के मेंबर हैं, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं। अच्छा अब मैं बात करूं तो ऐसा दिखता है ना भैया, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 एंड BiCl3। ठीक है, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। ये तो आपको सबको पता है, ढूंढने के लिए 7 + 3
5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपका बच्चा क्या, एक मिनट रुक जाओ, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपका sp3 होगा, यानी बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन हमें पता है कि इस केस में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके चलते बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा हो जाएगा 109 डिग्री जो एक्चुअल होता है उससे थोड़ा सा लेस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अब हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो जो आपका बॉन्ड एंगल है वो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट इन सब का बॉन्ड एंगल अलग अलग है। यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल अगर मैं P की बात करूं तो PCl3 का होगा, उसके बाद होगा AsCl3 का, और उसके बाद होगा BiCl3 का। ये तीन तो हम देख चुके हैं। अब BCl3 इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये तो ग्रुप 13 का मेंबर है, बोरोन। अच्छा, अब मैं BCl3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसको लिखते हैं 1/2 3 प्लस 3, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 के आसपास होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन ही इसका अलग है, तो इसका बॉन्ड एंगल तो भैया ज़्यादा होगा ही होगा इन सब से। तो कंपेरिजन इक्वल वाले में हो गया, ये तो अनइक्वल है, ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। sp का हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, sp2 का क्या होता है 120, sp3 का क्या होता है 109 डिग्री 28 में जनरल केस में। उसके बाद लोन पेयर होंगे तो वो बदलता जाता है, बनाना बॉन्डिंग बनाएगा इस केस में तो बदलता जाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है अलग होता है, बैक बॉन्डिंग बनाता है तो अलग होता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन जनरल ऑर्डर में तो यही होता है। यानी BCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल बाकी सबसे क्या होगा, ज्यादा। जब सेम वाले का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख गया, तो किसका सबसे ज्यादा होगा, B का, देन P का, देन AS का, देन BI का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमने बना लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ चलते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया है। क्लियर? चलो आई एम गोइंग टू रब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन व्हिच हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड में हमें देखना है या एसिड में देखना है जो कि भाई आयन बनाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, तो याद करो उसके लिए मैंने आपको बताया था कौन सा रूल बच्चा, फेजांस रूल। याद आया? पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। क्या बताया था? अगर कैटायन का साइज, यहां पे देखो NaCl, उसके बाद SiCl4, उसके बाद AlCl3 और उसके बाद MgCl2 है, यही तो है। देखो हर जगह Cl है, मतलब ये एनायन है। चेक किसको करना है? कैटायन का। अगर स्मॉल द कैटायन होगा, स्मॉलर द कैटायन, याद करो ट्रिक बताया था, यस रूल, स्मॉलर द कैटायन हायर इज द पोलराइजिंग पावर। जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। अब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा क्लाउड का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ किसका जो है कैटायन का साइज सबसे स्मॉल है? इसका क्या होगा? Na प्लस होगा, इसका क्या होगा? Al3 प्लस होगा, इसका क्या होगा? Mg2 प्लस होगा, और सिलिकॉन की बात करें तो 4 प्लस पार्शियल शो करेगा, तो इसका साइज सबसे स्मॉल। स्मॉल साइज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर पोलराइजिंग पावर, तो SiCl4 में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बच्चा? सबसे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा दैट इज द बी ऑप्शन। क्लियर टू यू? नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस कर लें एक बार। चलो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द मॉलिक्यूल दैट विल हैव डाइपोल मोमेंट। कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा? चलो चेक करके देखें क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या है बच्चा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन है क्या?
ओके, तो प्रोपेन मतलब 1 2 3, ओके, 2 2 है ना, 1 2, यानी यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, ओके, ये भी CH3 और ये भी CH3, यानी ये आ गया 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये ए ऑप्शन है। बहुत अच्छा। उसके बाद बोलता है ट्रांस 2 पेंटीन। अच्छा, पेंट 2 इन पहले बना लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, पेंट 1 2, यहाँ पे CH3 लगा दो। अब यहाँ पे आपका क्या लगेगा, CH3, यहाँ लगेगा CH2 और यहाँ लगेगा CH2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब इसको ट्रांस बोला है, तो ट्रांस कैसे ड्रॉ करते हैं याद करो, ऑपोजिट साइड में होगा। यहाँ पे अगर CH2 CH3 है तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, CH3, बाकी बचा क्या, हाइड्रोजन, बाकी बचा क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH लगेगा। एक बार चेक कर लूँ सबका वैलेंसी, यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 2 1 3 2 1 3 1 4, ओके। यहाँ पे अगर बात करूँ C 1 2 3, यहाँ पे भी एक CH लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2, ठीक है। अब लो अरेंज कर दिया मैंने, ये आपका ट्रांसफॉर्म आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, ये आपका ट्रांसफॉर्म आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, चेक कर दिया। चलो थर्ड नंबर पे मैं बात करूं, थर्ड नंबर पे मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। थर्ड नंबर पे मैं बात करूं, गिवन है सिस 2 हेक्सीन, अच्छा सिस 3 हेक्सीन है, 2 नहीं, सिस 3 हेक्सीन। तो भैया 1 2 3 4 5 6, 3 कहाँ हो जाएगा बच्चा, 1 2 3, 1 2 एंड 3 पोजीशन, यही तो होगा। बहुत अच्छी बात है। सिस पूछा है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, ये लगा दिया डबल बॉन्ड, 2 कार्बन मतलब C2H5, ओके, 2 कार्बन मतलब C2H5, सेम साइड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ये आ गया सिस 2 हेक्सीन। उसके बाद डी ऑप्शन में आपका क्या गिवन है, 2 2 3 3 टेट्रा इथाइल ब्यूटेन, बाप रे, टेट्रा इथाइल ब्यूटेन है। चलो 1 2 3 4, चलो क्या बोला है, 2 2 3 3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, इस जगह पे भी CH3 और इस जगह पे भी CH3। क्या आ गया समझ में? ये है। अब पूछा जाए किसमें डायपोल मोमेंट है, किसमें नहीं है, ये तो आपको पता भैया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको तो ऐसे ही तो शो करते हैं, CH3 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 एंड CH3, सबका बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो सबके डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जैसे CH4 का केस सुना था ना, बिल्कुल, तो इस केस में तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके। अब मैं बात करूं ट्रांस की, तो आपको पता है इसका डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल करेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम नहीं है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। अगर इसका μ1 है और इसका μ2 है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग हैं। ट्रांस होने के बाद भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होने की वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अगर यहाँ CH3 होता और यहाँ भी CH, तब एक दूसरे को कैंसिल हो कर देते हैं, और अगर यहाँ CH2 CH3 होता और यहाँ पे CH2 CH3 पहले से, फिर भी ये कैंसिल करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब मैं बात करूं, इसकी बात करूं, अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो भैया इसमें आप क्या देखते हो, जल्दी से बता दो, C2H5 एंड C2H5। अब मुझे बताओ क्या होगा इस केस में, सिस वाला केस है, ये आपकी चॉइस है, जल्दी से बता दो। अब मैं बात करूं, ये तो भैया सिस है, तो सिस का डायपोल मोमेंट तो कभी 0 होगा ही नहीं। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अब मैं इसकी बात करूं तो आपको दिख रहा है भैया ये तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, इधर भी और इधर भी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहां कहां डायपोल मोमेंट 0 है, ए और डी में, कहां कहां 0 नहीं है, बी एंड सी में। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो मैं पलट जाता हूं, तो भैया कहां कहां डायपोल मोमेंट, द मॉलिक्यूल दैट विल हैव डायपोल मोमेंट, तो किसका किसका डायपोल मोमेंट है, बी एंड सी का। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और IIT JEE में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके आते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन इजीली अप्रोच टू मी। चलो अब मैं इसको रब कर दूं, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, समझ में आपको आ चुका है। वेट फॉर अ मोमेंट। नाउ
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, मैंने इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ऐड किए हैं। क्या कहता है, इफ दो स्टेटमेंट होंगे, इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए ऑप्शन पे टिक करना। अगर इफ बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी ऑप्शन पे टिक करना। अगर आपसे पूछे इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तब आप इस पे क्या करना, सी ऑप्शन पे। और अगर पूछे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो डी ऑप्शन पे करेक्ट करना। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? क्वेश्चन देखो, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन दैट ऑफ NS3। पहला स्टेटमेंट 1 चेक कर लें। आपको पता है NF3, ये F है, ये F है और ये F है, और ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये NF3 का स्ट्रक्चर हुआ। अब NS3 की बात करो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल सेम है, ये NS3 है और यहाँ पर भी आपके क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट में एडिटिव होगा। आपको पता है इस पे ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है, डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मोमेंट का, इधर, बिल्कुल इधर, और एक दूसरा इधर होगा। तो आप देख लो 3 डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूर जा रहा है नाइट्रोजन से। और अगर NF3 की बात करूं तो डायरेक्शन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टू अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन होगा, यानी सारा सब्ट्रैक्टिव दिखाता है। तो नेट डायपोल मोमेंट यहां पे एडिटिव है और यहां पे सब्ट्रैक्टिव है, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद भी इस कंडीशन में हम इजीली कह सकते हैं कि म्यू NS3 जो होगा वो म्यू NF3 से ज्यादा होगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये मैंने आपको जब क्लास लेक्चर ले रहा था तब भी बताया था, थ्योरी लेक्चर्स में। तो ये वाला स्टेटमेंट तो मैंने देख लिया, YES, यस करेक्ट है, यानी द डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन डायपोल मोमेंट ऑफ NS3। अब बात करता है पोलैरिटी ऑफ NF बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ NH बॉन्ड। अच्छा, पोलैरिटी कैसे ढूंढते हैं जल्दी से बता दो तो। पोलैरिटी हम ढूंढते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.04, ऑलमोस्ट मान लो ना 3। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 4 होती है, और हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी होती है 2.2 के आसपास। तो अगर मैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इसकी ऑलमोस्ट 1 आती है। और अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी N और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करूं तो आपकी आ जाती है 2.2 यानी 0.8। किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? NF में, यानी NF3 में जो पोलैरिटी होगी वो क्या, लेस देन दैट ऑफ NH बॉन्ड। क्या ऐसा होगा क्या? देखो तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें है, एक बार फिर से अच्छे से समझ लो। ये आपका N है 3.04, ये आपका F है, आपका क्या है 4। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 - 3 ऑलमोस्ट 1 है। अगर NH3 की बात करूं तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.28 है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड में पोलैरिटी उतनी ज्यादा, तो NF3 की पोलैरिटी जो होगी वो ज्यादा होगी NH3 से। तो पोलैरिटी ऑफ NF बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ NH बॉन्ड। क्या आपको ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है? बिल्कुल ही सही नहीं है। याद रखना, बहुत सारे बुक में नाइट्रोजन की पोलैरिटी 3.5 भी ले लेते हैं, जो कि रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। चलो, पोलैरिटी ऑफ NF बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ NH बॉन्ड, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छे से देख लो, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली वन। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस चीज को अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं तो मैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट करूंगा? डी, बिकॉज इफ स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यहां पे क्या है, मेरा उल्टा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो क्या बोलूंगा? ये सी ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छे से आ गया समझ में? सी ऑप्शन देख लो। यस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज
फॉल्स। चलो बच्चा अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक में जीओसी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जब होता है तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ओवरलैप करते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ, तो ओवरलैपिंग जो होगी, ये थ्योरी पेपर है, जब हाइपर कंजुगेशन जीओसी में आप पढ़ोगे तो इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी। अभी जस्ट थ्योरी है। तो हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, सिग्मा एंड पी, ये याद रखना। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको जीओसी में मिल जाएगा आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है, जो सेकेंड बुक है क्लास 11th की। चलो 7 का बी, उसमें मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि जब आप कंपटीशन दे रहे होगे तब तक तो आपके सारे सिलेबस खत्म हो चुके होंगे ना बच्चों, दैट्स व्हाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर कंटेन एस बॉन्ड। अच्छा, इसका टेक्निक समझो, इसको मैं आपको टेक्निक से बताता हूं। अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो लिंकेज होगा, परऑक्सी दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के इक्वल हो, यानी 6 हो जाए सल्फर के केस में, तो आपका लिंकेज दिखेगा ये वाला। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम हो जाए तो आपका लिंकेज दिखेगा एस लिंकेज। ये टेक्निक याद रखना। चलो अब पूछता है, बोला एस बॉन्ड कहां है, तो मैं एक एक करके चेक करता हूं। H2SO8 में। चलो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भैया। हाइड्रोजन का होता है +1 × 2, सल्फर का 2 × X, ऑक्सीजन का -2 × 8 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2x - 16 = 0, 2x - 14 = 0, x +7। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। चलो दूसरा अगर मैं बात करूं, कौन है आपका H2H2O6। क्या है बच्चों, H2H2O6 है। चलो क्या लिखेंगे, +1 × 2, then 2x, then plus -2 × 6 = 0, 2 + 2x - 12 = 0, x क्या आ जाएगा, +5। लो इसका भी हम निकाल चुके सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड नंबर पे मैं इस तरफ थोड़ा आ जाता हूँ। थर्ड नंबर पे क्या है, H2H2O4। तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा H2H2O4, दैट इज +1 × 2, then 2x, then plus -2 × 4 = 0, that is 2 + 2x - 8 = 0, 2x +6, x +3। दो थर्ड का भी आ चुका है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। थोड़ा मैं इधर आ जाऊं, फोर्थ का मैं देख लूं। फोर्थ का क्या है, H2H2O5। बहुत अच्छी बात है, H2H2O5। चलो क्या लिखता हूं, +1 × 2 + 2x -2 × 5 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2x - 10 = 0, 2x - 8 = 0, x +4। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? देखो कहाँ कहाँ +6 से कम आया। फोर्थ वाले केस में ये वाला एक केस हुआ, इसमें +7 है यानी मैक्सिमम से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें +5 है यानी मैक्सिमम से क्या है, कम है। यहाँ पर भी +3 है, मैक्सिमम से कम है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का मैक्सिमम, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या होता है, +6 से कम होगा तो सल्फर बॉन्ड दिखेगा। ये बहुत ईजी टेक्निक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको पता है 1 वाला रॉन्ग है, बाकी B, C और D तीनों सही है। ये फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आपके बहुत काम आएगी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं और बढ़ चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ HNCl दिया हुआ है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ HCl। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर निकालें। याद करो मैंने बताया था हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन बताया था। क्या उसके लिए क्या होता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू होता है 16 Ka - Ka B + 3.5
काय ए माइनस काय बी का स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम याद आया? चलो काय ए माइनस काय बी, बड़े वाले को लिखेंगे 3 माइनस 2.1 प्लस 3.5, 3 माइनस 2.1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? स्क्वायर कर दो। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 17%। तुम खुद सॉल्व कर लेना, ऐसा नहीं है कि मेरे पे कॉल कर दो। 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप टफ मतलब कैलकुलेशन टफ होगा, क्वेश्चन क्या टफ है, घर पे बैठ के आराम से कर लेना, हो जाएगा 17% के आसपास। अगर ज़्यादा आएगा तो देख लें, वैसे ज़्यादा तो आना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्लियर टू यू बच्चों? बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसको मैं रब कर देता हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लें। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं देखे, बिल्कुल देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ता हूं। फिर से वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सारे एक बार पढ़ लो, वही जो मैंने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था। बिल्कुल, चलो क्वेश्चन पढ़ें। POF3 एग्जिस्ट, अच्छा, बट NOF3 डज नॉट एक्सिस्ट। चलो करके देखें एक बार। POF3 आपको पता है ये F और ये F, फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बना दिया, लेकिन फास्फोरस के पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसने ऑक्सीजन को ये लोन पेयर दे दिया, तो बिल्कुल POF3 तो बनी गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं NOF3 की, तो भैया ये F है, ये F है और ये F है, फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दे दिया। यानी POF3 भी एग्जिस्ट कर सकता है और NOF3 भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी। लेकिन इसमें बोला एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो डायरेक्ट बोलोगे कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं और ये भी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा देखो, P कैन फॉर्म 5 बॉन्ड बाय एक्सपेंडिंग इट्स ऑक्टेट। P अपना जो है 5 बॉन्ड बना सकता बाय एक्सपेंडिंग इट्स ऑक्टेट, बिकॉज याद करो मैंने बताया था P के पास क्या होता है, वैकेंट डी सबसेल होता है, जिसके चलते वो वैकेंट डी सबसेल का यूज कर सकता है। बट नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी सबसेल नहीं होता, जिसके चलते वो अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर पाता बच्चों। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज राइट, यानी इसका हम लिखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट। एक चीज, NOF3 भले ही स्टेबिलिटी ऑर्डर अलग हो लेकिन एग्जिस्टेंस होता है। अगर बुक में ऐसा दिया है कि एग्जिस्टेंस नहीं होता तो भैया वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, बार बार कह रहा हूं। फिर भी अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई डिस्कशन की जरूरत हो तो डेफिनेटली, कभी के बच्चे का सर ये क्यों नहीं, ये क्यों है ना, अब तो भैया आपने कहा ना कोवैलेंसी, तो भैया यहाँ डोनेशन है, हाँ स्टेबिलिटी में थोड़ा फर्क पड़ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए बेटर है ऑप्शन डी पे मारे। अगर फिर भी कोई, फिर से बता रहा हूं, फिर भी अगर कोई डाउट हो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी। सो बच्चों इन क्वेश्चनों को घर पे प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच। सॉरी फ्रेंड्स, बाय बोलने के बाद मुझे फिर से एक बार आना पड़ा। एक बार मैं क्वेश्चन रिव्यू कर दूं, जैसा मेरे मेमोरी में है कि एक क्वेश्चन का शायद मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 ये मेरी मिसिंग थी, तो बेटर है कि हम लोग साथ साथ ही इस क्वेश्चन का भी एक बार रिव्यू कर लें, तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। चलो क्वेश्चन क्या है, एज्यूमिंग 2s एंड 2p, जब 2s और 2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होता तो याद रखना MOT का जो लिखने का तरीका है वो बदल जाता है। इन केस ऑफ लेस दैन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, 16 के लिए तो वही होता है। कैसे लिखते हैं देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz आता है, याद रखना, देन आता है पाई 2px, देन पाई 2py, देन सिग्मा स्टार 2ps, देन सिग्मा स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz, सो ऑन। ये वाला आता है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब ऑक्सीजन टाइप का जो पढ़ा था ना हमने कि यहाँ पे सफलिंग होती है, ये वाला सफलिंग यहाँ हो जाता है, क्योंकि जब 2s और 2p ऑपरेटिव ना हो तो चलो अब बोलता है पैरामैग्नेटिक कौन है। आपको पता है पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Be2 की मैं बात कर लूं,
Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। चलो भरना शुरू करो। 1s2 स्टार 2s 2s कितने हो गए? 8 भर गए। एक भी अनपेयर्ड दिखा नहीं, तो भैया सीधा सीधी लिखो ये डायामैग्नेटिक है। चलो काम तमाम इसका भी। अब आगे बात करो B2 की। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बता दो। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। भर के देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा? नहीं दिखा। तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये भी क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करूं C2 की। कार्बन में इधर आ जाता हूं मैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फिल करके देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 111 112। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल। यानी C2 आपका क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? पैरामैग्नेटिक। अब आपका आता है N2। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा जल्दी बता दो? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। फिल करो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 1 1 13 एंड दिस वन इज 14। यानी ये क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो ये फिर से कौन सा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो कौन पैरामैग्नेटिक है जल्दी से तुम खुद शो करके बता सकते हो? सर C2 पैरामैग्नेटिक है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। इस क्वेश्चन से मैंने 6 बता दिया था, इसलिए मुझे बाय बाय बोल के फिर से आना पड़ा। चलो बच्चों खुश रहो, आबाद रहो, सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।